ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिससे किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में ह्यूमन रिसोर्सेज की एक्चुअल में ऑक्यूपेशन की स्थिति आती है, कंपनी में काम करने के लिए एम्प्लॉइज़ की अवेलेबिलिटी होती है। उस फंक्शन के बारे में, उस स्टेप के बारे में आज हम जितने एस्पेक्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। नाम उसका सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया। लास्ट मीटिंग की अगर बात करें हम HR मैनेजमेंट की पिछली क्लास जब हमने की थी, उस समय भर्ती के बारे में, भर्ती के स्रोतों के बारे में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसके हमने सारे डायमेंशंस देखे। और भर्ती की प्रक्रिया में बात की थी हमने कि वो है जब हमको पता है स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़े हम, तो पहला स्टेप हमने लिया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब था कि हमने पता लगाया कि हमारी कंपनी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, कितने अभी काम कर रहे हैं, कितनी प्रमोशंस होंगे, कितने ट्रांसफ़र किए जाने हैं और कितने नए जो वैकेंसीज क्रिएट होने वाली है। उसके हिसाब से हमने एडवर्टीजमेंट की प्रोसेस की बात कर लें या लोगों को जानकारी देने की बात कर लें, उनको कन्विंस करने की बात है, उस प्रोसेस को पूरा किया। और रिक्रूटमेंट में बात ही की थी हमने कि वो है लोगों को कंपनी में जो वैकेंट पोजीशंस है उसके बारे में जानकारी दी जाती है और उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी एप्लीकेशन कंपनी को दें। और जब एप्लीकेशन आ जाती हैं, उनकी जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की बात है उसको भी हमने जब पूरा कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो सिलेक्शन का मतलब है अब आपकी कंपनी में वास्तव में कर्मचारियों की अवेलेबिलिटी होने वाली है। और अवेलेबिलिटी किस तरह की कि अब जितनी आपने वैकेंसीज की एंटिसिपेशन किया है वो वैकेंसीज नहीं रहेंगी और उनको भर लिया जाएगा। उन कंपनी उन पोस्ट के ऊपर कर्मचारियों का एक्चुअल में सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली बात आती है कि व्हेन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ओवर, यानी भर्ती की प्रक्रिया आपने पूरी करनी है। ये पहला स्टेप इसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है। अगर भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो सिलेक्शन का हमारे पास कोई बैकग्राउंड ही तैयार नहीं हुआ। तो ये अलग डिपार्टमेंट्स की बात कर लें, अलग हमारे यूनिट्स की बात कर लें, उनके जिनमें काम सौंपा जा सकता है। एक हमारा डिपार्टमेंट काम करता रहता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। वो लगातार सारी कंपनी के, सारे डिपार्टमेंट्स के, सारी यूनिट्स के जो मैन पावर रिक्वायरमेंट्स है उनको सर्च करता है और कितने व्यक्ति हैं, कितनी आवश्यकता है, कितनी नई जो वैकेंसीज आने वाली हैं, उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करके और ये अगला जो डिपार्टमेंट है उसको उसके बारे में जानकारी देता है कि वो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पूरी करें। और रिक्रूटमेंट के बारे में जब हमने सारे सोर्सेज की बात कर ली, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, उसके बाद में जब ये प्रोसेस पूरी हो गई, यानी हमारी कंपनी में जो पोजीशंस हैं उसकी जानकारी ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास उस तरह की क्वालिफिकेशन है उनको हो गई और उन्होंने आपकी कंपनी को अप्लाई कर दिया। जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन मांगी थी, चाहे वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, उस तरीके से आपके पास जो एप्लीकेशंस आ गई और आपने उसकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर ली। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो वास्तव में उसको मैच करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो कि एप्लीकेशन तो कई लोग लगा देते हैं। आप लोगों ने भी जब फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया था, ध्यान होगा आपको कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, 45% मिनिमम जो एप्लीकेशन लगाने की एक एलिजिबिलिटी है उसको जो लोग पूरा नहीं कर रहे हैं उनको नहीं लगानी चाहिए। लेकिन कई कैंडिडेट्स हैं 45% से कम परसेंटेज होने पर भी अप्लाई कर देते हैं। तो हमको इसको किस तरह से रोका जा सकता है, उसको स्क्रीनिंग की प्रोसेस है या एलिमिनेशन की प्रोसेस है, उससे गुजरने के बाद में अब हमने लोड तैयार कर लिया है या पैनल तैयार कर लिया है या पूल तैयार कर लिया है जिसमें वो कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स का नाम है जो एलिजिबल पाए गए, जिनकी एप्लीकेशंस कंप्लीट थी, जो सारे मापदंड पूरे करते थे, जो उस जॉब वैकेंसी के लिए रिक्वायर्ड थे। तो अब रिक्रूटमेंट का काम पूरा करने के बाद में सिलेक्शन यूनिट की तरफ आपने अपना जो भी पैनल था या जो भी पूल बनाया गया है उसको मूव कर दिया। तो हम यहाँ से हम इसकी शुरुआत ले रहे हैं, व्हेन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ओवर द सिलेक्शन प्रोसेस इज एक्सरसाइज्ड।
भर्ती का काम हो गया। अब सिलेक्शन की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो सिलेक्शन के लिए पहला तो हम काम ये करते हैं एम्प्लॉय टेस्ट या एग्जामिनेशन। किसी भी तरह की रिटन टेस्ट की बात कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर सकते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट की बात कर सकते हैं। उस जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको टेस्ट करने के लिए हम अगला स्टेप बढ़ाते हैं। एक लोट हमारे पास आ गया कि वैकेंसीज़ हैं कंपनी में 50 और एप्लीकेशन आई है हमारे पास 200 आई है, 500 आई है, 700 आई है, कई मल्टीपल्स में आती हैं, तो वो संख्या निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा होती है। अब उसको कैसे लिमिटेड लोगों के साथ हम फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करें, तो उसके लिए करते हैं हम कि तो टेस्ट का आयोजन कर लिया जाए, रिटन टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसमें एक सर्टेन रेशो डिसाइड कर लिया जाता है कि जितने वैकेंसीज हैं उसके इतने टाइम्स हम लोगों को आगे के स्टेप के लिए इन्वाइट करेंगे। तो इससे पता भी लग जाएगा कि मार्कशीट कुछ अलग कहानी कहती है और एक्चुअल में उस जॉब से जो कंसर्न इश्यूज़ हैं उसके बारे में उसका इंटरेस्ट कितना है, उसकी साइकोलॉजी की टेस्ट करने की बात की जा सकती है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस को टेस्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये हमारे डिफरेंट टेस्ट इसके बारे में किए जा सकते हैं। और जब टेस्ट की प्रोसेस पूरी हो जाए तो बारी आती है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में फाइनली वो पर्सन्स जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं, किस आधार पर, हमारी स्क्रीनिंग के आधार पर, हमारी जो इनिशियल टेस्ट हमने उनका ले लिया है उसके आधार पर जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, मोस्ट फिट कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अब इंटरव्यू 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितने भी, यानी 10 वैकेंसीज हैं तो 40 लोगों को इन्वाइट कर लिए जाए, 50 लोगों को इन्वाइट कर लिए जाए, ताकि फाइनली ठोक बजाकर हम अपनी कंपनी के लिए एक एफिशिएंट मैन पावर को लाने का जो हमारा एफर्ट था उस तक पहुंच पाएँ, इसके लिए हम कोशिश करते हैं और इंटरव्यू का हम आयोजन करते हैं। अब इंटरव्यू में भी उसके सब्जेक्ट की नॉलेज के बारे में भी हम टेस्ट करने का प्रयास करेंगे और उसकी एक साइकोलॉजिकल पोजीशन कैसी है, चीज़ों को लेकर वो कितना स्ट्रॉन्ग रहता है, कितना डेविएट हो जाता है, इसको जज करने का भी यहाँ पर हम एफर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो बात आती है वो है कि अभी तक की सारी प्रोसेस में जो हमने रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पूरी की है, जो हमने टेस्ट की पूरी प्रोसेस पूरी की है, उसमें जो प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर आपके सामने वो आ जाता है। अब उसको जज करने का हमारे पास सबसे बड़ा तरीका है कि उसके जितना भी जिस एंगल से उसको एग्जामिन करना है वो हमारे सामने फेस टू फेस प्रेजेंट है। तो उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका साइकोलॉजिकल लेवल है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है, इन सारी बातों को हम ठोक बजाकर पुख्ता कर सकते हैं। और उसकी भी अगर कोई क्वेरीज है, आपको भी ध्यान रखना है कि आने वाले समय में इंटरव्यू देते समय भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है उसको पुटअप किया जा सकता है। जिनाई चीज़ें होनी चाहिए, यानी कुछ बातें तो ऐसी जैसे मान लो नेट पर अवेलेबल हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो विज्ञापन में बता दी गई हैं, उसके बारे में नहीं। हाँ, उस जॉब से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं उसको आप इंटरव्यू पैनल के सामने रख सकते हैं और रखना चाहिए, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। हम नहीं जानते हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने हमारे दिमाग में जो क्वेरीज थी वो वहाँ पर रख दी। ये बात हमने अगर कंफर्म कर ली है तो ये इंटरव्यू के बारे में आपकी सफलता का एक सीक्रेट हो सकता है कि आपने सक्सेसफुली इंटरव्यू को फेस किया और इंटरव्यू में आपने जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उस लेवल तक अपना परफॉर्मेंस दे दिया। अब जब ये प्रोसेस पूरी हो जाए तो बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। एक पूरा पैनल बैठा हुआ है हमारी कंपनी के या उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया, उनके टेस्ट स्कोर उस लेवल पर जो बात हुई थी वो उनके पास है, आपकी मार्कशीट है, आपकी एप्लीकेशन है, ये उनके पास है। तो फाइनल सिलेक्शन अब लोगों का कर लिया जाता है। जितने वैकेंसीज है अब एग्जैक्ट नंबर उतना हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपके लिए भी एडमिशन में क्या बात की थी कि जैसे 100 सीट्स हैं एडमिशन के लिए,
फॉर्म तो 400-500 आते हैं, लेकिन एडमिशन कितना देना है, 100 लोगों को देना है। तो वो 100 की लिस्ट हम यहाँ पर हम तैयार करेंगे। ये करने के बाद में अगर आवश्यक है तो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसमें मेडिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें जैसे आपके आईसाइट की बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उन चीज़ों के लिए या आपके शारीरिक जो स्वास्थ्य की बात हो सकती है उसके बारे में अगर आवश्यकता है तो मेडिकल चेकअप जो कंपनी का प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आपको भेजा जा सकता है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आपके यहाँ पर आ सकती है, तो आपका मेडिकल चेकअप हो जाए। और साथ के साथ एक काम और जरूरी होता है, वो होता है रेफरेंस चेक। कई बार हमने चर्चा की है कि जब भी जॉब एप्लीकेशन लगाई जाती है, चाहे उसमें पूछा जाए या नहीं जाए, जनरली पूछा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी ये आपकी एक जनरल ट्रेंड का पार्ट होना चाहिए कि आप 2 लोगों के रेफरेंसेस दें जिनकी इकोनॉमिकल और सोशल पोजीशन अच्छी मानी जा सकती है, जो आवश्यकता पड़ने पर आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में जानकारी दे पाएँ। ऐसे लोगों के रेफरेंस आपको देने चाहिए। तो जो रेफरेंस आपने प्रोवाइड कराए, अब उन लोगों से अगर ज़रूरी समझा जाता है, अगर रिटन टेस्ट में, इंटरव्यू में जितनी आवश्यकता है आपको पूरी करनी थी वो कर चुके हैं और उसको ज़रूरी नहीं समझते हैं, तो आपको उसकी आवश्यकता से दूर रखा जा सकता है। लेकिन हो सकता है रेफरेंस चेक किया जाए। और कई जॉब्स ऐसी हैं, गवर्नमेंट जॉब खासतौर से बात होती है कि यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी पूरी की जाती है। अब तो किसी ने पासपोर्ट बनाया तो वहाँ भी पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस आपको पूरी करनी पड़ती है। तो ये अगला स्टेप हो जाएगा इसमें, रेफरेंस चेक। जिन लोगों का संदर्भ आपने दिया था कि ये हमसे परिचित है और आवश्यकता पड़ने पर हमारे बारे में इसे जानकारी कलेक्ट की जा सकती है, वो उनकी पहुंचा दी जाए। और उनके कांटेक्ट करने के बाद में जो आपको पूछना है वो उन लोगों से पूछेंगे। अब यहाँ पर आपका डायरेक्ट नोट नहीं रहेगा। इसके बारे में स्टेप आएगा इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। अब हमको कोई जानकारी लेना या आपके और तहकीकात करने की आवश्यकता नहीं रह गई है, तो अब हम करते हैं आपका जो भी आपने एड्रेस दिया है, एप्लीकेशन लगाते समय, एप्लीकेशन फाइल करते समय जो एड्रेस प्रोवाइड कराया है उसके ऊपर आपको अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें आपकी जो पोजीशन के बारे में, उसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, ज्वाइनिंग डेट के बारे में जो बेसिक बातें हो सकती हैं वो चीज़ें आपको दे दी जाती है। कुछ ब्रीफ फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशंस भी उस एप्लीकेशन लेटर के साथ, सॉरी आपके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आपको कन्वे कर दी जाएगी, जिसके बारे में सारी स्टडी करने के बाद ही आप कंपनी को ज्वाइन करें। और आखिरी स्टेप इसमें रहेगा उसको कहेंगे इंडक्शन। इंडक्शन में जिसका सिलेक्शन हुआ है, जिसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया और अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद में जिन्होंने आकर अपने आप को रिपोर्ट कर दिया है, यानी जो ज्वाइनिंग करने के लिए आ गए हैं, उन लोगों को पहले ज्वाइनिंग की प्रोसेस पूरी कराएं और उसके बाद में इंडक्शन की प्रोसेस पूरी करें। इंडक्शन में क्या होता है, उस व्यक्ति को वर्क प्लेस पर ले जाया जाता है और वर्क प्लेस पर ले जाने के बाद में वहाँ के उसकी टीम के साथ, उन रिसोर्सेज के साथ जिसका उसको यूज करना है, उसका परिचय कराया जाता है, कैंपस विजिट भी कराई जा सकती है और जो उसकी क्वेरीज है उसका समाधान करना, ये भी इस प्रोसेस का पार्ट हो जाता है। तो इंडक्शन का मतलब है आप उस सिस्टम से, उस वर्क एनवायरनमेंट से, अपने टीम मेंबर से, अपने फिजिकल रिसोर्सेज से अच्छी तरह परिचित हो जाएं। ये पूरा करने का जो स्टेप है वो कहलाता है इंडक्शन। तो इंडक्शन जब हो गया, अब आप कंपनी का पार्ट बन गए, अब आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं। देखो यहाँ तक की जो प्रोसेस थी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वहाँ पर एक टर्म लिया था हमने, उस लेक्चर को रिवाइज करके फिर से यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो था प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉय, यानी संभावित कर्मचारी।
और यहाँ पर है कर्मचारी, क्योंकि अब उसका सिलेक्शन हो चुका है, अब उसने कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, अब उसको कंपनी के पूरे सेटअप से परिचित करा दिया गया है। तो अब हम प्रोस्पेक्ट की जगह अब एम्प्लॉय शब्द को आने देंगे। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है HR मैनेजमेंट में। अब जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक की बात करें तो ये हमें एश्योर नहीं करती है किसका सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस 100% आपको रिजल्ट देती है इनका सिलेक्शन होगा। तो ये पॉजिटिव अप्रोच है, क्रिएटिव अप्रोच है। कंपनी की जितनी भी वैकेंट पोजीशंस है इसको एक्चुअल में भर देती है। आप कंपनी में किसी भी तरह की जो एक वैक्यूम आता है काय का, जो पोजीशंस पर और अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज़ इनके ऊपर, उसको ख़त्म करने का ये प्रयास कर देता है। तो इस स्टेप को जब आप पूरा कर लेते हैं, अब कंपनी में इस स्टेप के बाद में शायद किसी भी पोजीशन के ऊपर अब कर्मचारी अवेलेबल नहीं है, इसकी संभावना खत्म हो जाती है। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से, मानव संसाधन नियोजन, जहाँ पर हमने पहले एंटिसिपेट किया, एग्जिस्टिंग मैन पावर की स्टडी की और जो स्टेप्स आगे पूरे करने हैं, कौन से? ट्रांसफ़र के, प्रमोशन के, रोटेशन के, उनको पूरा करने के बाद में जो स्थिति हमारे सामने आई उसके लिए हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी की और रिक्रूटमेंट का जो रिजल्ट रहा उसमें एक्चुअल अपॉइंटमेंट तक पहुंचकर अब हमने व्यक्ति का फाइनल सिलेक्शन कर लिया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया, उसने हमारी कंपनी में आकर ज्वाइन कर लिया है। तो अब हमने ऐसी स्थिति ला कर रख दी है जिसमें कोई भी वैकेंसी अब कंपनी के पास नहीं है, सारी पोजीशंस भरी हुई है और अब कंपनी का कोई भी कार्य इस वजह से निश्चित नहीं हो रहा है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। एग्जामिनेशन में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं और सिंपल अप्रोच है, इसको ध्यान रखें, प्रैक्टिकल अप्रोच है और आप सभी कहीं ना कहीं जाकर इस स्टेप को पूरा करने वाले हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके ऊपर ध्यान रखें। गुड लक।